आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है मुद्रा और साख। जी हाँ साथियों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग पैसे के विषय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक दो चर्चाएं और हो चुकी हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने उन चर्चाओं को नहीं देखा है तो भैया सबसे पहले जाओ और उन चर्चाओं को देख कर आओ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब तक आप पहली चर्चा नहीं देखोगे दूसरी अपने आप ही समझ में नहीं आएगी। वही होता है, आप बीच में चले आते हो, आपने ना तो पहली चर्चा को देखा ना तो दूसरी में देखा, डायरेक्ट आप तीसरी चर्चा में आ गए। उसके बाद कहते हो सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, सर मेरे तो सर के ऊपर से ही जा रहा है। कैसे आएगा बच्चा? तो इससे अच्छा है आप सबसे पहली क्लास को देखो, दूसरी देखो, तब इधर आओ। है ना, समझ में आ गई बात? आइए जो है तीसरे अध्याय को बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। है ना, क्योंकि कहावत भी है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसी तरह से हम लोग धीरे 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 जो है जोश जुनून उत्साह के साथ बढ़ते हुए चलेंगे। है ना, और अपने कबीर साहब ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि धीरे धीरे ही करके फल आएगा। आप उसे 1000 बाल्टी पानी से सींच दोगे वृक्ष को, तब भी फल नहीं आएगा, फल आपको समय पर ही मिलेगा। तो इसीलिए ज्यादा भागना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से धैर्य के साथ चीजों को पढ़ना है, समझना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को समझ समझ कर चलना है। आइए बाबू शुरू करते हैं। देखो यहाँ दिया ही गया है मुद्रा, और इधर पीछे अगर बैकग्राउंड में अगर आपको दिख रहा होगा तो मुद्रा वगैरह का पिक वगैरह लगा हुआ है। इसमें हम लोग जो है कुछ विषय बिंदुओं को टच करेंगे, जैसे आपका वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। अब आप सभी के मन में डाउट आ गया होगा कि भाई ये क्या होता है, कौन सी विपदा आन पड़ी हम पे जो ये पढ़ना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जो है आधुनिक मुद्रा का स्वरूप देखेंगे, जिससे आप सभी बाकायदा परिचित हो। मेला गए, जलेबी खाना हुआ, निकाले नोट दे दिए, है ना। चाट की दुकान पे गए, पैसा निकाले दे दिए उसको, भाई कितना दे रहा है, 10 रुपए का, ला दे ले पैसा। है ना, तो आधुनिक मुद्रा का स्वरूप हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद बैंकों वगैरह में हम लोग पैसा जमा करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग उधार लेते हैं, हमारे गांव वगैरह में तो दोस्त वगैरह से उधार ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको देवे नहीं करते हैं। तो ऋण वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वयं सहायता समूह वगैरह के विषय में। फिर हम लोग बात करेंगे औपचारिक साख और अनौपचारिक साख। अब देखो, आपकी किताब में ट्रांसलेट जो किया गया है वो थोड़ा मिस्टेक में हो गया है। अब देखो साख साख लिख दिया गया है, ये साख क्या होता है? तो यहां अगर मैं साख की जगह पे अगर लिख दूं ऋण, क्या लिख दूं भैया, ऋण, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गाइड का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इन चर्चाओं को भी देखेंगे, और ये आप देख रहे होंगे अपनी किताब है ना। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि एकदम सरल भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। और प्रायः सभी बच्चों के मन में यह डर रहता है कि यह टॉपिक जो है, यह अध्याय जो है बहुत ही कठिन है। अरे बाबू कुछ भी कठिन नहीं है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, और पीछे भी मैं पढ़ाते आ रहा हूं, पीछे भी मैं समझाते आ रहा हूं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई झूठ नहीं बोलेगा, सभी को कमेंट में बताना है ना, कि कैसा लग रहा है चर्चा। और उसके बाद यही आप एक और जानकारी ले लीजिए, जब ये 5 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे तो इसी पांचों चैप्टर का एक मैराथन क्लास दे दिया जाएगा आपको। उसमें आपको नोट्स वगैरह फिर से नहीं बनाना है,
उसमें आपने अब तक जो नोट्स बनाया होगा, पांचों चर्चाओं की जो है, पांचों अध्यायों की महामैराथन जब दिया जाएगा तो आप उसमें चीजों को बस समझने का प्रयास करना। एक तरह से आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आइए भैया, अब देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सभी एकदम उत्साहित हैं, है ना, कि जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए। बड़ी उत्सुकता हो रही है, बड़ी लालसा हो रही है चीजों को समझने की, है ना बच्चों? तो देखो, तीसरा अध्याय जिसका नाम है मुद्रा और साख। मुद्रा यानी कि करेंसी, पैसा। क्या भैया? पैसा, है ना। मुद्रा यानी कि पैसे की बात हो रही है। यहां साख जब भी कहीं लिखा हुआ मिल जाए साख, तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है भैया? ऋण की बात हो रही है। किसकी? ऋण की बात हो रही है, उधार की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? ऋण की बात हो रही है, उधार की बात हो रही है। तो भैया शब्दों पर गौर करिएगा, है ना। क्योंकि आप देखते होंगे जो आपको हिंदी मीडियम में किताबें मिल रही हैं, ये पहले इंग्लिश मीडियम में लिखी गई होती हैं, फिर इनका ट्रांसलेट किया जाता है, और ट्रांसलेट की महिमा तो अपरंपार है, आप जानबे करते हैं। तो उसी का परिणाम है ये, ट्रांसलेटेड परिणाम है ना। लिखना था ऋण, लिख दिया है साख। चलो कोई ना, हम लोग समझते चलेंगे, समझने के लिए, समझाने के लिए तो हम लोग यहाँ उपस्थित ही हुए हैं। तो देखो भैया, यहां हम लोग इसके साथ साथ क्या करेंगे? मुद्रा को तो पढ़बे करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को भी समझ लेंगे, है ना। मुद्रा को तो यहां हम समझेंगे ही, साथ में इसी के साथ में वस्तु विनिमय प्रणाली को भी समझ लेंगे, मजा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहां एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या दिया गया है बच्चा? उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए कोई किसान है ना। मान लीजिए कोई किसान है, उसने गेहूं को बेच दिया और पैसा ले लिया। अब उस पैसे से वो कुछ भी खरीद सकता है, तो ये तो आसान हो जाएगा ना। लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से इसे उपयोग किया जाए, या कुछ चीजों को खरीदा जाए या लिया जाए, तो कैसे संभव होगा, है ना। तो आइए मैं बताता हूं वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मैंने मुद्रा के माध्यम से तो आपको बता दिया कि गेहूं है ना, किसान ने गेहूं उगाया, ले गया मार्केट में बेच दिया, पैसा मिल गया। किसी दुकानदार ने जूता बनाया, बेच दिया, पैसा मिल गया। कोई सब्जी उगाया, बेच दिया, पैसा मिल गया। अब पैसे से आप चीजों को आसानी से खरीद सकते हो, पैसों से चीजों को आप आसानी से खरीद सकते हो। लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से चीजों को अदला बदला जाए तो वो कैसे होगा? आइए उसी को मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक किसान है, उसने उगाया गेहूं। अब मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया और वह किसान चाह रहा है कि मुझे अच्छा खासा जूता मिल जाए। किसान ने गेहूं उगाया और उसने सोचा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से मैं गेहूं को अन्य व्यक्ति को दे दूं और वो अन्य व्यक्ति मुझे जूता दे दे। तो अब ये किसान भैया लेकर गया जूते वाले दुकान के पास। अब उससे कहा कि बाबू साहब, हमें जूतों की जरूरत है, आप गेहूं ले लीजिए, हमें जूता दे दीजिए। मान लीजिए उसको गेहूं की जरूरत थी दुकानदार को, तो उसने ले लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुकानदार को गेहूं की जरूरत नहीं होती है, उसे चावल की जरूरत होती है। तो यहां आपका देखने को मिल जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी चीज को दे रहा है, तो दूसरा भी व्यक्ति चाहिए उस चीज को लेने वाला। तो इसे ही कहते हैं वस्तुओं का दोहरा संयोग। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझो। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से आप चीजों को खरीद लोगे, है ना। चीजों को आप खरीद सकते हो, पैसा निकाले फटाक से दे दिया, बाबू दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है या ली जाती है। मान लीजिए ये बंदा है, ये एक वस्तु देगा तो दूसरे से दूसरी लेगा, है ना। तो आदान प्रदान हो रही है वस्तुएं। अब इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है। किसमें? वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में
आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है। कैसे? मान लीजिए ये किसान है, ये क्या है? किसान है, इसने गेहूं को उगाया। अब इसे जरूरत है जूतों की। अब ये जूते वाले दुकान के पास गया और कहा बाबू मेरे पास गेहूं है और उस गेहूं के बदले में तुम मुझे जूता दे दो। अब मान लीजिए जूते वाले दुकान के पास गेहूं पहले से मौजूद है और उसने कहा बाबू मुझे गेहूं की नहीं चावल की जरूरत है। तो अब ये किसान क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो जूता बेचे और उसके बदले में गेहूं ले, है ना। ये किसान अब किसको ढूंढेगा? अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसे गेहूं की जरूरत है और जो जूता बेचने वाला है। तो यहां क्या हो रहा है? वस्तुओं का यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। क्या हो रहा है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जितनी बातें मैंने 2-3 बार में समझाया वही चीजें यहाँ लिखी गई होंगी, उनको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं और साथ साथ एक बार आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। आप चीजों को ऐसे उतार लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके पास एक बेहतर नोट्स हो जाएगा जिसे आप हमेशा देखते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप एनसीईआरटी को ही थोड़ा डीप में जाके थोड़ा अपडेट करके चीजों को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप कोई भी परीक्षा दे दीजिए, आसानी से हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं बाबू, आप एनसीईआरटी को पूरे डीप में जाके पढ़ लीजिए, करंट के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ लीजिए, चीजों को अपडेट करके पढ़ लीजिए। यकीन मानना आप कोई भी परीक्षा देंगे शानदार जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। देखो वही उदाहरण यहां दिया गया है। एक जूता निर्माता है, वह बाजार में जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा। मान लीजिए एक कोई जूता बनाने वाला आदमी है, वह जूते को मार्केट में बेच देगा और उसके बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। अब उस पैसे से वो चीजों को आसानी से खरीद सकता है, उस पैसे से वो चीजों को आसानी से खरीद सकता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। वही चीज यहां लिखा गया है। फिर यहां आप देखोगे जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें क्या होता है? यहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक वस्तु दीजिए, दूसरी लीजिए, यानी कि वस्तुओं का, चीजों का आदान प्रदान कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया? आदान प्रदान कर लीजिए। आपने इतिहास में जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था, है ना, कि वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। और आपने अगर मोहनजोदाड़ो फिल्म को देखा होगा तो उसमें आप देखते होंगे कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, है ना, आदान प्रदान हो रही है। ध्यान दो, याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, है ना। तो आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता में दिख जाएगा, ये सारा चीज आपको वैदिक एज के आसपास ये सारा कुछ दिख जाएगा। तो इसमें क्या होता है? मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसमें एक वस्तु दो, दूसरी ले लो, आदान प्रदान कर लो। मान लीजिए मेरे पास ये वाली पेन है, आपके पास घड़ी है, तो एक इसे दे दो और घड़ी ले लो। और इसमें कभी कभी क्या होता है भैया? घाटा हो जाता है। मान लीजिए ये पेन 10 रुपए की है, घड़ी 250 की है, तो जिसको तो घड़ी मिलेगी उसका फायदा होगा, ये 15 रुपए वाली पेन जिसको मिलेगी उसका घाटा हो जाएगा, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के कई सारे अच्छे भी कार्य हैं, कई सारी अच्छाई भी है, कई सारी बुराई भी है ना। जैसे कहते नहीं है कि व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, व्यक्ति में बुराई भी होती है, उसी प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली में कई सारी कमियां भी हैं, कई सारी अच्छाइयां हैं। कमियां यह है कि भैया क्या होता है, कभी कभी एक को फायदा हो जाता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। और अच्छाई यह है कि भैया इसमें चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, सब आराम से चीजों को बदल सकता है ना। जैसे मान लीजिए इसके बदले में इसको लेना हुआ तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत थोड़ी ना है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत उतना नहीं है ना, तो अनपढ़ व्यक्ति बदल सकता है। इतना गेहूं है, वो कर बदले में इतना चावल है, तो अनपढ़ व्यक्ति देख के बता देगा हाँ बराबर है, कहा है भैया बराबर है, तो आसानी से बदल लेगा। तो मैंने आपको एक एक कमियां और एक एक अच्छाई बता दिया, आप उसी पर अडिग रहिए। यहां क्या होता है भैया? आवश्यकताओं का दोहरा
संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। मैंने आपको जूते, गेहूं, किसान, दुकानदार के माध्यम से ये सारा कुछ काफी अच्छे से बता दिया। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रख रहा है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है, अवश्यंभावी है ना, महत्वपूर्ण विशिष्टता है, अनिवार्य विशिष्टता है। ये सारा कुछ यहाँ दिया गया है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। काफी देर से मैं आपको चिल्ला चिल्ला के केवल यही बता रहा हूं। अब आप आसानी से इतना समझ गए होंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट है मुद्रा। मुद्रा क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया मुद्रा क्या है, तो आप कहे ना मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है ना। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो वही चीज मैंने बताया कि मुद्रा क्या है भैया, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है ना। मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है और मध्यस्थता का काम करती है। यानी कि आप व्यक्ति हैं जिसके पास पैसा है, एक व्यक्ति दुकानदार है। अब इन दोनों के बीच चीजों को खरीदने और बेचने के लिए क्या कर रही है? बीच का काम कर रही है, मध्यस्थता का काम कर रही है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे मुद्रा क्या है, तो आप कहना मुद्रा विनिमय का माध्यम है ना। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। जब आप इतना समझ लेते हैं तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और चीजों को शानदार तरीके से देखेंगे। अब देखो भैया, मुद्रा का आधुनिक रूप। मुद्रा का आधुनिक रूप, मुद्रा का आधुनिक रूप कैसा है बताओ? मुद्रा का आधुनिक रूप कैसा है, जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जेब में तुरंत जो है हाथ डालो, देखो कागज के कुछ नोट पड़े होंगे। आपके बैग में अभी जो है तुरंत हाथ डालो, कुछ सिक्के पड़े होंगे। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में हम लोग क्या देखते हैं भैया? सिक्के को देखते हैं, कागज के नोटों को देखते हैं। और भैया ये सिक्के वगैरह, ये पैसे वगैरह, ये नोट वगैरह कौन जारी करता है? ये भी तो सवाल आना चाहिए। क्या घर घर में पैसे छापने की मशीन है? क्या सभी व्यक्ति पैसे छाप सकते हैं? कई सारे सवाल उठने चाहिए। क्या हम लोग जो ये रुपया पैसा है इसको ठुकरा सकते हैं? इसको अपनाने से इनकार कर सकते हैं? नहीं, है ना। सारे सवाल आपके दिमाग में तुरंत पनपने चाहिए, और मैं सारे के सारे सवालों का जवाब यहां बाकायदा आपको देने वाला हूं, है ना। तो आइए देखते हैं। देखो, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी यानी कि कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। तो आपसे जब कोई भी पूछे, ये चीज मैं अभी बता चुका है ना, अभी मैंने समझ बता दिया, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूपों में आप देखोगे किसको? करेंसी को देखोगे, यानी कि कागज के नोटों को देखोगे। उसके बाद आप सिक्कों को देखोगे। इतना क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आप देखोगे देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी कि जारी करती है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया जो सिक्का है उसे कौन जारी करता है, तो आप क्या कहोगे? हमारे गांव का हलवाई? क्या कहोगे?
मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ भैया आ, सिक्का वगैरह या पैसा वगैरह कौन जारी करता है, तो आप क्या कहोगे? मेरे गांव का समोसा वाला, मेरे गांव का दुकानदार? क्या कहोगे? आप कहोगे देश की सरकार। अब यहाँ देश की सरकार इसलिए क्योंकि जहां भी छप रहा होगा पैसा, जिस भी देश में छप रहा होगा, तो वहां की सरकार इसे जारी करेगी, है ना, इस पैसे को जारी करेगी। ये हो गया, ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आइए तीसरे में, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कौन करेंसी नोट जारी करता है, तो आप क्या बताओगे? बताओ बताओ बताओ। देखिए, कमेंट मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन व्यक्ति बैठा हुआ है कमेंट देखने के लिए, मैंने बिठा रखा है। जब ये प्रीमियम चलता है तो वहां एक व्यक्ति बैठा रहता है चीजों को देखने के लिए। हालांकि ये लाइव से थोड़ा हट के है। जैसे लाइव में 2 प्रकार होते हैं, एक तो लाइव ही होता है, दूसरा होता है प्रीमियर या प्रीमियम। तो ये प्रीमियम वाला लाइव है, इसमें मैं नहीं देखता कमेंट को, एक व्यक्ति को बिठा रखा है, वो आपके कमेंट को देख लेता है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भैया भारत में कौन करेंसी नोट जारी करता है। यहां तो आपने पढ़ा कि देश की सरकार इसे जारी करती है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आपको कहना है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहोगे भैया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। क्या कहोगे? आरबीआई। जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी से बताओ। 1900, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। 1935। कितना भैया? 1935। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। अगर इजाजत दे दिया जाए तो सभी लोग क्या करेंगे? भट्ठी बना लेंगे, मशीन ला लेंगे, इतना पैसा छापेंगे, इतना पैसा छापेंगे कि सामान वगैरह से ज्यादा पैसे दिखेगा। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को मुद्रा करेंसी वगैरह जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। एक बार आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखोगे, तुगलकों के टाइम पे तुगलकों के टाइम पे है ना, टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाया जाता है, और उसको क्या किया, सभी गौवा वगैरह वाला, सभी उनके राजपाट वाला अपने घर में भट्टी खोल लिया, और उसके बाद पीट पीट के धातु वाला मुद्रा राजा के कोष में, और जो सुनहला मुद्रा हो, चांदी वाला मुद्रा हो, अपने कोष में रख ले रहा है। राजा का कोष जो है ईंटा पाथर से भर गया और इनका भला हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। और ये अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई हर घर में पैसे का मशीन ही रखा रहेगा, पैसे छापेगा, पैसा खेलेगा। तो इससे अच्छा है भाई कानून बना दो कि और कोई अगर छापेगा तो पिटाई होगी, कुटाई होगी, जेल होगा, जुर्माना लगेगा, तो कौनो भी व्यक्ति छापेगा नहीं। ये हो गया। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भैया मैं ये पैसा नहीं लूंगा, लेना पड़ेगा भाई। क्यों नहीं लोगे भाई? भारत में रह रहे हो, वहां के रुपयों को कैसे ठुकराओगे? सभी को लेना पड़ेगा, है ना। कानूनी तौर पर कोई इसे ठुकरा नहीं सकता। नहीं तो जब मन में आया भाई रुपया अच्छा नहीं लग रहा है इसको बदल दो, फोटो अच्छी नहीं लग रही बदल दो, है ना, बदलते ही फिरते। तो ये हो गया, है ना। बाकी अगर आप मुद्रा का विकास वगैरह देखोगे तो आप इतिहास में आना, मैं वहां आपको क्रमवार तरीके से पहला सिक्का कौन था, है ना, कौन सा था, किस धातु का बना था, और किस राजा ने पहला सिक्का जारी किया, है ना, शीशे के सिक्के किसने जारी किए, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा और सबसे पहला, है ना, और सबसे ज्यादा मात्रा में किस शासक ने
किस काल में किसके सिक्के पर क्या बना है, किसके सिक्के में क्या नहीं बना है, किसका सिक्का महत्वपूर्ण है, किसका सिक्का महत्वपूर्ण नहीं है ना, सारी चीजों को बताऊंगा। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर इधर आपका आधुनिक भारत तक जितने भी सिक्के वगैरह है, सारी चीजों को वहां इतिहास में पढ़ाऊंगा। वो इतिहास का विषय है। लेकिन यहाँ काफी लोग क्या करते हैं, आपको इतिहास वाला मुद्दा भी लाके इसी में ढकेल देते हैं, ले भैया पढ़ ले। कभी कभी भूगोल पढ़ाते रहते हैं, इतिहास का मटेरियल डाल देते हैं। इतिहास पढ़ाते रहते हैं, भूगोल अर्थव्यवस्था वाला अर्थशास्त्र वाला मटेरियल डाल देते हैं। अरे भाई ये कैसी पढ़ाई है? सारा कूड़ा करकट भर दो भाई, जितना जरूरी है उतना ही बच्चों को दो। यही सबसे अच्छी पढ़ाई करने की और पढ़ाने की रणनीति होती है। लेकिन हो जाता है भाई, अपना अपना सबका तरीका है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बैंक में निक्षेप, अब देखो ट्रांसलेट किया गया है और लिखा गया है निक्षेप। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में जमा ना लिखता तो आप एक बार चकरा जाते कि हाय राम, इन निक्षेप का है। अब देखो निक्षेप यहाँ भौगोलिक भाषा है। क्या भैया? निक्षेप भौगोलिक भाषा है और यहाँ अर्थशास्त्र में दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हो ट्रांसलेट का कमाल। तो बैंकों में निक्षेप यानी कि बैंकों में जमा। हम लोग ज्यादा पैसा हो जाता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं भाई, पैसा बैंक में रख दो। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे चोर वगैरह जो है आने जाने लगते हैं, तो इससे अच्छा भाई बैंक में ले जाके रख दो। चोरी हो जाएगा तो कम से कम बैंकवा तो देगा, लेकिन घरवा में चोरी हो जाएगा तो बैंकवा नहीं देगा। और जब आप बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको क्या करता है, कुछ ना कुछ ब्याज के तौर पर देता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ ब्याज के तौर पर पैसे देता है और आपके पैसे एकदम सुरक्षित रहते हैं और आप जब मन होता है आराम से जाते हो और निकाल लेते हो। क्लियर? तो वही चीज यहाँ लिखी गई है। मैंने जितना बता दिया उतना अगर आप समझ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पोथा तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे तो इसी पोथे के चक्कर में पड़े रहोगे और ये निक्षेप क्या है, ऐसे ऐसे कठिन कठिन शब्द आपके सामने आ जाएगा, तो आप जो है तलवार रख के सरेंडर कर दोगे कि बाबू काट दो हमारा गर्दन, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अरे पागल, युद्ध लड़ते हैं, सरेंडर नहीं करते। जब तक रगों में खून बह रहा है, जब तक सिराओं में खून बह रहा है, तब तक लड़ो, तलवार मत डाल दो, है ना। ये हो गया। आगे देखो यही चीज लिखा गया है, क्या कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं, नहीं तो आप सभी पढ़ लेना। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं यानी कि जमा कर देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। बैंक में जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद। अब देखो यहां आपकी किताब में लिखा गया था सूद, अब देखो ट्रांसलेट का कमाल है। अभी कोनो धर्मात्मा वगैरह मान लीजिए इस किताब को पढ़ लिए तो बोल देंगे शूद्र, है ना। मान लीजिए किसी अंधभक्त के हाथ ये किताब लग गई, अब सूद लिखा है तो यहाँ शूद्र लगा देगा, यहाँ भी अपना जो है अंधभक्ति का कमाल करने लगेगा। तो देखो ट्रांसलेट का कमाल, कितना गंदा ट्रांसलेट हुआ है। हालांकि सही है अपने हिसाब से, लेकिन इतने जटिल शब्द नहीं रखने चाहिए ना। अब देखो सूद, यहां मैंने लिख दिया ब्याज, ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सूद शब्द देखते ही आप जो है चकराने लगते हैं कि बाबू साहब ही का आ गया, हाय राम कहां से आगे आई। तो घबराने का नहीं। बैंक क्या करती है, जब आपका पैसा जमा हो जाता है यानी कि आपका पैसा जमा कर लेती है और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ क्या देती है, ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज देती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, ये चीज मैंने समझा दिया आपको। और जरूरत के समय वह इसे निकाल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या करते हैं। और जब मन हो, जब जरूरत हो, आप जाओ और पैसे को निकाल लो, जमा कर दो। क्लियर? अब देखो इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। जब मन जमा कर दो, जब मन निकाल लाओ, पैसा सुरक्षित है। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, मांग जमा। क्या भैया? मांग जमा। जब जरूरत हो जाके मांग लाओ, दूठो इसे फार्म भरो, दूठो साइन करो, मारो ले जाके दे दो, बाबू साहब इतना चाहिए। और कबो कबो कहेगा सर्वर नहीं चल रहा है, एक ठो तो रील निकल रहा है। एक ठो दूध लेने जाता है, वो कहता है कि
हम तो कहीं आपको देखे हैं तो वो कहता है कि हाँ हम बैंक में काम करते हैं, तो कहता है हमारे भैंसिया का सर्वर नहीं चल रहा है, तो बदला ले रहा है। तो कबो कबो आप जाते हैं बैंकिया में तो कहता है कि सर्वरे नहीं चल रहा है, पैसवे ना है, आपको दौड़ाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, एटीएम से जाके निकाल लेते हैं। आप अंगूठा लगाए कहीं आधार कार्ड से बाहर से जाके निकलवा लिए, और कभी कभी आप यूपीआई का सहारा लेके आराम से निकाल लेते हो। तो अब तो डिजिटल माध्यम से बहुत सारा चीज चल गया है। क्लियर? तो यही सारा चीज है, इसी को क्या कहा जा रहा है भैया, मांग जमा। क्या भैया, मांग जमा। इतनी बात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और जो भी बच्चा अभी तक डर रहा था, क्या डर लग रहा है, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, एकदम सरल सरल है बाबू। अगर मेरे समझाने से भी कुछ चूक जाता है तो मैं यहाँ चीजों को सरल करवा के लिखवा देता हूँ। बिठा रखा है कई लोगों को, चल भैया तुम सरल ही करो, तुम चीजों को अच्छे से लिखबे करो, क्रम से जमैबो करो। इसीलिए आपके लिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चेक, चेक क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता होगा। अगर जो तो 10वीं वाले बच्चे होंगे और वो इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनको शायद ये चीज ना पता हो, लेकिन जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे इस चर्चा को देख रहे हैं उनको बाकायदा चेक के बारे में पता होगा। और बहुत सारे बच्चों के पास चेक होगा और बहुत सारे बच्चों ने इस चेक को भंजाया भी होगा, है ना। तो आइए इसी के बारे में हमें यहाँ जानना है। एक तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वहां मैंने देखा एक तो चेक ऐसा था जिसमें लिखा गया था, उसमें दिया जाता है कितना पैसा आपको देना है या कितना पैसा आपको लेना है, तो उसमें दिया गया था आपकी बैंक में जितना पैसा है। हम देखे तो हमके कौन सा पागल है ये आके भर दिया है। उसमें लिख दिया गया था बाबू आपके बैंक में जितना पैसा है सारा मुझे चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी महान लोग पड़े हैं। अब देखो ये चेक क्या होता है, आइए देखते हैं। चेक आप सभी ने बहुत बार भंजाया होगा। अभी आप सभी ने देखा होगा जब ये इज्जत घर वाला जो आया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसमें आपने देखा होगा 12-12 हजार का 2 शिफ्ट में करके चेक दिया जा रहा था। तो चेक के बारे में आप सभी को बहुत पता होगा। तो देखो वही चीज यहाँ बताया गया है, चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। ये जो चेक है, ये जो चेक है इसको क्या किया जाता है भैया, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है यानी कि आज की जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में इसे भी क्या कहा जाता है, मुद्रा समझा जाता है। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें इस चेक को भी क्या कहा जाता है भैया, मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा समझ लिया जाता है, मुद्रा समझा जाता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सरल सा है, बिल्कुल आसान सा है। छोटे बच्चों को भी कह दोगे तो वो भी याद कर लेंगे। आप तो खैर कंपटीशन वाले हैं, है ना। तो ये हो गया, है ना। ये देखो यहाँ दिया भी गया है, एक सज्जन जो है ये देखो अंगूठी वगैरह पहने हुए हैं, पेन लिए हुए हैं और सोच रहे हैं भैया मैं कितने का चेक काट दूं, कितने का चेक काट दूं। अभी देखो शाम ज्यादा हो गई है, रात होने को आया है, नहीं तो मैं अभी चेक बुक आपको दिखा देता, मैं चेक आपको काट के ही दिखा देता, क्योंकि मेरे पास रखा होगा कहीं ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ रखा नहीं है, नहीं तुरंत लाके दिखा देता आपको, काट के चेक काट के आपको दिखा देता, है ना। तो ये आप देख लो और इसी को यहाँ क्या करना है भैया, समझना है ना। इसी को यहाँ समझना था, इसमें दो एक ही बात ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, इसी को समझना है। बाकी चेक के बारे में आपको बहुत सारा कुछ आइडिया पहले से ही होगा, है ना। यही इसमें आपको समझना था। आइए आगे बढ़ चलते हैं। आगे आप देखोगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। जो बैंक हैं इनमें ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं, जैसे बैंक क्या करता है भैया, आपको लोन देता है, आपको कर्जा देता है, आपको उधार देता है, आपको ऋण देता है। उसके बदले में क्या करता है, आपसे कुछ ना कुछ जमीन वगैरह दिखाना पड़ता है आपको कि भाई मेरे पास इतना जमीन है, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास इतना बंगलो है, और इसी के आधार पर आप मुझे ऋण दे दीजिए। बैंक वाला भी देखता है
कि बाबू इसके पास इतना जमीन है, इस जमीन का जितना भी पैसा हो रहा है इसी इतना इसको दे देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। नहीं तो पता चला ये लेके भाग गया पैसा तो क्या होगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा, है ना, बैंक दिवालिया हो जाएगी। तो इसीलिए ये सारा कुछ देखकर चलता है। और आप देखेंगे कि जैसे जो आप पैसा जमा करते हैं, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपने जितना जमा किया उसका 15% बैंक रख लेती है और 85% लोन के रूप में लोगों को दे देती है। और जो ब्याज आपको देती है उससे कई ज्यादा ब्याज वो ऋण देने पर लेती है। देखो आपके पैसे से क्या क्या खेला हो रहा है, आप ही के पैसे से क्या क्या खेला हो रहा है देख लो। आपने मान लीजिए 100 रुपया जमा किया बैंक में, आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया, अब 15 रुपए बैंक अपने पास रख लेगी और 85 रुपया दे देगी ऋण के तौर पर, उधार के तौर पे, लोन के तौर पे। अब उस 85 रुपए पर जितना आपको ब्याज देगी उससे कई गुना ब्याज उस पैसे पर वो लेगी और यही उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यही उसका आय का स्रोत हो जाएगा, किसका, बैंक का। जमा और जो आपका ये ब्याज है इसमें जो अंतर है इसी को क्या कहेंगे, बैंक के आय का स्रोत कहेंगे। अभी आगे लिखा गया होगा, मैं आपको आसानी से बताऊंगा भी। तो इतना जितना मैंने समझाया आपको, इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, यस या नो, बताओ जल्दी जल्दी। नहीं आई ना, आइए देखते हैं। तो वही चीज है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया भैया, 100 रुपए जमा कर दिया कि बाबू साहब बैंक महोदय 100 रुपए हमारे जमा करो। अब ये 100 रुपए आपका ले लिया, अब इसने क्या किया, 10 रुपए, इसने क्या किया, 15 रुपए, यहां लिखो 15 रुपए, 15 रुपए बैंक में ही रहने दिया और 85 रुपए क्या किया भैया, 85 रुपए दूसरे को, ये आदमी है ये लोन लेने पहुंच गया, अब इसको दे दिया कि बाबू साहब लो लोन लो। अब आपने 100 रुपया जमा किया तो इसका आपका क्या मिलेगा, कुछ ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको कुछ ब्याज मिलेगा। यहां आपने जमा किया, आपको कुछ ब्याज मिल रहा है। अब बैंक ने क्या किया, इस 100 रुपए का 15 रुपए रख लिया और 85 रुपए क्या किया, कोई ऋण लेने वाला पहुंच गया, है ना, उधार लेने वाला, लोन लेने वाला, लोन लिखो, लोन लेने वाला पहुंच गया। अब 85 रुपया क्या किया, बैंक ने उठा के इस आदमी को दे दिया लोन के तौर पे। अब बैंक क्या करेगी, इससे ब्याज लेगी, बैंक क्या करेगी, इस 85 रुपए को इसको दे दिया, अब इससे क्या करेगी, ब्याज लेगी। ब्याज लेगी तो जितना ये ब्याज दे रही है उससे कई ज्यादा गुना ब्याज ये वसूलेगी। और यही जो अंतर हो जाता है इस ब्याज में और इस वाले ब्याज में, यही बैंक का आय का स्रोत हो जाता है, यही बैंक के आय का स्रोत हो जाता है। क्लियर हुआ, वही चीज लिखी गई होंगी, अभी मैं आपको समझा दूंगा, क्या करूंगा भैया, समझा दूंगा। देखो बैंकों में जमा राशि के एक बड़े भाग यानी कि 85% को ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही चीज मैंने समझाया। लोग ऋण लेते हैं और लौटाते समय ब्याज देते हैं। जब आप जमा करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन जब आप लोन लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, यानी कि जब आप पैसा जमा करते हो आपको जो ब्याज मिलता है उससे कई ज्यादा लोन लेने पर ये लोग जो है ब्याज लेते हैं, बैंक लेती है। समझ में आई, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि बैंकों की आय का स्रोत क्या है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत अगर पूछ लिया जाए बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है तो आप क्या कहोगे, तो यही आपको जो है जस का तस चिपका के चले आना है। और सो सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में एकदम छोटा 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 अमाउंट लेकर हमने आपको क्या किया भैया, चीजों को समझा दिया। एकदम छोटा सा अमाउंट लिया और हमने आपको सीधा सीधा समझा दिया। अब इसी आधार पर आप आगे भी चीजों को समझ सकते हो, आगे भी चीजों को समझा सकते हो। अपने किसी मित्र को ही समझा दो, आपके आसपास कोई बच्चा हो उसको ही पढ़ा दो, है ना। ये हो गया भाई। आगे देख लेते हैं साख। साख मैंने पीछे ही बताया था, जब भी साख शब्द आए तो समझ जाना कि किसकी बात हो रही है,
ऋण की बात हो रही है। अब देखो यहां दिया गया है साख की स्थितियां व शर्तें। शर्तें क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति भैया आपको क्या देगा, लोन देगा, उधार देगा, ऋण देगा, तो उसके बदले में या तो कुछ रखाएगा या तो उसके बदले में उतनी संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। तो यही हो जाएगा इसका शर्त। अब यहाँ दो शब्द और लिखा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। समझ लीजिए आपने कहीं से भी उधार लिया, कहीं से भी आपने लोन लिया और सकुशल आपने लोन को लौटा दिया। जैसे मान लीजिए आज आज मान लीजिए 5 तारीख है ना, समझ लीजिए उदाहरण के लिए समझिए, वैसे आज 5 तारीख नहीं है, समझ लीजिए आज 5 तारीख है और 10 तारीख को आपकी सैलरी मिलेगी और आपने कहा है कि 11 तारीख को मैं आपका पूरा ब्याज सहित सारा पैसा लौटा दूंगा। तो आपने जैसा कहा वैसा हो गया, तो भैया ये हो जाएगा सकारात्मक ऋण। और नकारात्मक ऋण क्या है? आपने मान लीजिए 5 तारीख को लोन लिया और कहा कि भैया मैं 11 तारीख को दे दूंगा और मान लीजिए किसी कारणवश 10 को आपकी सैलरी ही नहीं आई, तो आप कैसे जमा करोगे? है ना, तब आएगा ये आदमी, है ना, जिससे आप लोन लिए रहोगे, आपका जो भी चीज जिस पर लोन दिया रहेगा वो आएगा उठा ले जाएगा, आपको हानि भी पहुंचाएगा। तो ये हो जाएगा नकारात्मक ऋण। इसे एक बार और समझ लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान ने क्या किया भैया, उधार लिया, लोन लिया, ऋण लिया, कर्जा लिया। क्लियर? किसान ने कर्जा लिया। अब मान लीजिए किसी कारणवश उसकी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो वो कैसे चुकाएगा कर्ज को? नहीं चुका पाएगा, तो वही हो जाएगा नकारात्मक साख या ऋण। क्लियर? सिंपल, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। जो समझ लेंगे वो आसानी से जाकर लिख कर चले आएंगे और जो नहीं समझे रहेंगे फिर कहेंगे कि मास्टर बड़ा खराब है, मास्टर पढ़ाता नहीं है, इतना सारा पढ़ा दिया हमको समझे नहीं आ रहा है ना। तो मास्टर को जो है भला बुरा कहोगे, अरे बुड़बक, अरे बेवकूफ, पहले खुद तो देख ले हम कितना पानी में हैं, हम कर का रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि आप सभी पहली कलसवा को नहीं देखते हो, डायरेक्ट जो है आप तीसरी में आ जाते हो। और अब तो नया ट्रेंड चल गया है, आप जो है नॉर्मल स्पीड पे देखते ही नहीं हो वीडियो को, आप जो है 2 गुना 3 गुना फास्ट स्पीड से देखते हो। अरे बाबू कहाँ से दिमाग में घुसेगा, आसानी से देखो सब चीज, एक एक करके समझो। भाई दोहरी स्पीड पे क्या है, कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मास्टर क्या बोल रहा है, आधी बात समझ में आएगी, आधी उड़ जाएगी, है ना। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ देखो बैंक लोन वगैरह और भी तमाम चीज, यहाँ देखो कह रहा है कि बाबू लोन देते समय एक कागज पे दस्तखत जरूर करा लेना, और देखो अगर लोन देना तो कुछ ना कुछ ले लेना, कुछ ना कुछ गिरवी कर लेना, यानी गिरवी रखवा लेना, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जो है चित्र भी लगवा दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, चित्र नहीं लगा रहता है तो कुछ बच्चे कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा है। अरे बाबू ये पढ़ने आए हो कि मजा लेने आए हो? हम कोनो विदूषक आपको दिख रहे हैं जो आपका मनोरंजन करें, आपको हंसाएं? बाबू पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ा जाता है। और जिस तरीके से बता रहा हूं आप जो है हंसते मुस्कुराते चीजों को पढ़ रहे हो, इतना भी मैं सीरियस मोड में नहीं पढ़ाता कि आपको समझ में ना आए, आप जो है एकदम मायूस बैठे रहे, आपको समझ ना आए, है ना। हंसा मुस्कुरा के आपको पढ़ाता रहता हूं। तो आशा करता हूं ये पैसे वाला चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ बातें और इस चैप्टर में हैं, कुछ बातें और इस चैप्टर में हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पूर्णतः समाप्त घोषित कर देंगे। और देखो कोई 10-12 मिनट की चर्चा तो है नहीं, और देखो एक चर्चा आज दे दो, एक कल दे दो, तो ये भी मजा नहीं आता। तो इससे अच्छा पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर है एक तरफ से निपटा के रख दो, समाप्त कर दो, एक ही बार सब कुछ खल्लास, दोबारा का मौका ही ना दो। आइए देखते हैं भैया औपचारिक और अनौपचारिक साख, यानी कि यहां बात हो रही है किसकी, औपचारिक ऋण की और अनौपचारिक ऋण की। साख मैंने बताया ना, जहां साख लिखा हुआ मिल जाए वहां समझ जाना किसकी बात हो रही है, ऋण की बात हो रही है, उधार की बात हो रही है, कर्जे की बात हो रही है। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है, औपचारिक ऋण क्या होता है और अनौपचारिक ऋण क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ
समझ लेते हैं, यहाँ जान लेते हैं। जिससे औपचारिक ऋण में क्या होगा, यहाँ आरबीआई बैंकों से कहेगी भैया आप सबको ऋण दो। और बैंक कभी कभी क्या करता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण देने लगता है, बड़े बड़े लोगों को ऋण देने लगता है, गरीबों वगैरह को वो पूछता ही नहीं। क्योंकि भाई ये सब क्या करेंगे, जो जल्दी ऋण चुका देगा, जो ज्यादा ब्याज देगा, है ना, उसी को तो ऋण देंगे। गरीब वगैरह एक बार ले गया, पता चला फसल सूख गई, जल्दी वो भर ही नहीं पा रहा है, तो उसको ये लोग क्या करेंगे, जल्दी लोन नहीं देंगे। तो इसीलिए आरबीआई कहती है भैया यहां आप क्या करना, उनको तो देना ही, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो ऋण देना ही देना, लेकिन साथ साथ जो छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको भी ऋण देना। इसलिए वो जो है टकटकी लगाए ऐसे देखती रहती है कि क्या हो रहा है बैंकों में, बैंक लोग बदतमीजी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बड़के बड़के लोगों का पेट तो नहीं भर रहे हैं, कहीं बड़ी बड़े उद्योगपतियों को तो चंदा नहीं दे रहे हैं। तो आरबीआई जो है इसे टकटकी लगा के देखती रहती है सारी बैंकों को। ए तू क्या कर रहा है रे, अरे 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 अरे, उद्योगपति को दे रहा है, हट 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 उधर से उधर से, और छोटे वाले किसान को दो। हाँ ये हुई ना बात, फिर टकटकी लगाए देखता रहता है, देखता रहता है, किसी को ज्यादा तो नहीं दे रहा है, ये लोग क्या कर रहा है। तो आरबीआई जो है टकटकी लगाए बैंकों को निहारती रहती है कि कहीं ये लोग चंदा जो है गलत जगह तो नहीं दे रहे हैं। ये हो गया। और उसके बाद ये समय समय पर खबर लेती है कि चलो बाबू बताओ, किसको दिए थे, चंदा दिए थे, किसको दिए थे बताओ, लोन किसको दिए थे, कितना ब्याज मिला, बताओ 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 बताओ, चलो 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 बताओ, तुम इधर आओ इधर आओ इधर, उद्योगपति को दिए थे चंदा, अरे अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कितना ब्याज मिला तुमको, सारी चीजों को ये पूछती रहती है। कौन, आरबीआई। तो औपचारिक में क्या होता है, ये जो आरबीआई है ये हमेशा निगरानी करती रहती है, हमेशा झांकती रहती है, ओ बाबू किसी को ज्यादा लोन तो नहीं दे दिए, किसी का ज्यादा पेट तो नहीं भर दिए, किसान कहीं भूखा तो नहीं है, उसको भी लोन दो, उसको भी औपचारिक ऋण दो। तो जितना मैंने आप सभी को समझाया वही चीजें यहाँ पीछे लिखी गई होंगी। आइए एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे तो आप सभी पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है, मैं केवल समझा ही समझा दूं, जैसा आप कहो, मैं केवल एक बार समझा दिया करूं, कल्याण हो जाए, आप इसे पढ़ लिया करिए। और देखिए पीडीएफ किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप पीडीएफ ले लिए तो आपकी गैलरी भरने की सिवाय और कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हो, अपनी गैलरिया भर देते हो, 10 तो पीडीएफ मिला डाउनलोड कर लिए, दोबारा कभी देखते नहीं हो। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट यहां से उतार लो, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। अब देखो भैया औपचारिक साख यानी कि औपचारिक ऋण क्या होता है, तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। इसमें क्या होता है भैया, जो बैंक हैं और जो सहकारी समितियां हैं, अभी मैं सहकारी समितियों के बारे में या तो इसके लास्ट वगैरह में बताऊंगा, है ना, चौथे या पांचवें चैप्टर में, या इसी में अगर आ जाएगा तो इसमें बता दूंगा। तो अभी आप सभी घबराइए मत, है ना। तो इसमें ये सारे कर्ज आते हैं, ये सारे साख आते हैं। अब देखो आरबीआई, जैसा कि मैंने कहा कि आरबीआई क्या करती है, इन सभी पर नजर रखती है। आरबीआई औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, ताकि व्यापारियों के साथ साथ जो छोटे किसान हैं, छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे कर्जदार हैं, उनको भी ऋण मिलता रहे, उनको भी क्या हो भैया, कर्ज मिलता रहे, उधार मिलता रहे, ताकि उनका भी जो है सिस्टम चल सके। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है भैया, नजर रखे रहता है कि कौनो जो है बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, कौनो जो है बड़के बड़के उद्योगपति का जो है पेट तो नहीं भर रहा है। अगर भर रहा होगा, चल चुट्टा चुट्टा इधर चल इधर चल, बड़े बड़े लोग को लोन देगा, चल चल इधर चल इधर चल, गरीब वाला को दे, ये छोटा किसान आया इसको दो, छोटा उद्योगपति आया इसको दो, चलो 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 हटो, अरे बचा के रखा कर, काहे ई लोग को दे रहा है ज्यादा, है ना। आरबीआई डांटती है, फटकार लगाती है, बाबू ऐसा नहीं करना है, इको भी दो। आगे देखो, समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। आरबीआई समय समय पर पूछती है कि बताओ बाबू, तुमने किसको लोन दिया, किसको ऋण दिया और कितने ब्याज पर दिया, बताओ जल्दी जल्दी, है ना। पड़ती है कि वे कितना और किन को
ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज क्या है, तो सारी चीज जो है बैंकों को बताना पड़ता है। बैंक जो है, तमाम जो बैंक हैं वो किसको बताती हैं, आरबीआई को। आरबीआई को कहेंगी भैया हमने इनको और इतने ऋण दिए और इतने ब्याज पर दिए, सारी चीजों को बताती रहती हैं सारी बैंकें। आरबीआई कहता हाँ बाबू बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर इतना, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और जिससे औपचारिक है इसी का उल्टा आप करोगे तो अनौपचारिक हो जाएगा। जो औपचारिक है इसी का जस्ट उल्टा करोगे तो अनौपचारिक आ जाएगा। आइए मैं बताता हूं। अब अनौपचारिक में क्या होता है भैया, इसमें कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की देखरेख करने के लिए नहीं होती है। इसमें मन कहा ज्यादा ऋण मिल गया, मन कहा कम ऋण मिल गया, मन मर्जी का भी काम हो सकता है। कभी कभी ऋण देने वाला बहुत ज्यादा ब्याज मांग लेता है, कभी कभी जो है कम ब्याज मांग लेता है, कभी कभी जो है चीटिंग कर लेता है, कभी कभी जो है छलावा कर लेता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा तमाम पुरानी फिल्मों को, वहां होते थे ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब क्या करते थे, अंगूठा लगवा लेते थे सभी का। क्या करते थे, सभी का अंगूठा लगवा लेते थे और कागज रख लेते थे और इनको कहते थे जाओ बच्चों खेती करो। उसके बाद एक समय ऐसा आता था कि उस जमीन पर कहीं फैक्ट्री लगवाना हुआ, कहीं कुछ लगवाना हुआ, तो सारे किसानों को इकट्ठा करके कहता था हराम की तुमने बहुत खा ली और तुमने जो है अपना पेपर मेरे पास छोड़ दिया है, अब चलो भाग जाओ यहाँ जमीन छोड़ के। फिर उसी में से कोई निकलेगा, कहेगा ये मजदूर कहाँ थे कातिया, है ना। तो ऐसे होता है, आप सभी ने बहुत फिल्मों वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे गरीब किसान वगैरह जो है ठाकुर साहब के यहाँ जाते हैं। देखिए भैया यहाँ इसे जातिवाद से बिल्कुल भी मत जोड़ना, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मैं फिल्मों की हाल बता रहा हूँ, फिल्मों के हाल के माध्यम से ये चीज आप समझ लो। पुरानी जितने भी फिल्में हैं वहां आपने ठाकुर साहब को देखा होगा, बड़े बड़े जमींदार वगैरह को देखा होगा, है ना, बड़े बड़े जमींदार वगैरह को देखा होगा। वहां किसान जाता है, कहता है बाबू साहब माई बाप हमारा फसल बर्बाद हो गया है, अब आप ही हो हमारा रक्षा कर सकते हो। ये कहता अच्छा बाबू आ जाओ मौका मिल गया। पेपर कहाँ है, पेपर पेपर लाओ लाओ लाओ, खेतवे के हैं, अरे तुम्हारे पास तो बहुत खेत है बाबू, चलो 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 अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगा दिया, लगा दिया। अब तो जमींदार साहब ने धोखाधड़ी के साथ इसका जमीन ले लिया और ये कहा कि अरे बाबू साहब हम तो दूसरी जगह अंगूठा लगाए थे। ये कहेगा ना रे पगला देख पहले पढ़, यह लिखल है कि तोहार खेतवा हमार नाम हो गई, है ना। तो तमाम देखा होगा, तो उसी आधार पर इसे आप समझो, इसमें और कुछ नहीं, बस वही है। आइए दिखाता हूं, देखो अनौपचारिक साख यानी कि अनौपचारिक क्या भैया, ऋण, क्या क्या क्या, ऋण ऋण, साख का मतलब ऋण। अब देखो अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, है ना, जैसा कि मैंने बताया पुरानी फिल्मों का हाल देखो, बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े साहूकार होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं। व्यापारी, मालिक, मालिक भी हो सकता है। अब देखो रिश्तेदार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी आपको क्या देता है, कर्जा वगैरह दे देता है। आपका दोस्त, आपको चाय पीने की तलब लगी, अपने दोस्त से कह दिया कि बाबू 50 रुपए दे दो, चाय पी रहे हैं कल तुमको लौटा देंगे, और दोस्त से लिया तो कौन लौटाता है भाई, अगर लौटाना ही होता तो दोस्त कौने काम के, नहीं लौटाना चाहिए, सही बात है नहीं लौटाना चाहिए। तो आप भी जाइए अपने दोस्त से जो भी पैसा लिया हो तो छीन लीजिए मार के, है ना। ये हो गया। अब देखो उसका मर्डर नहीं करना है, उसे मतलब प्यार दुलार से 2-3 हाथ मारना है, ये नहीं मार के फेंक दो पैसा छीनने के लिए, अरे चुट्टा ऐसा नहीं करना है। तो ये समझ में आया। अनौपचारिक में आपका कौन हो सकता है, साहूकार भी हो सकता है आपको ऋण देने के लिए, यहाँ व्यापारी भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, आपका कोनो बाबू और सोना भी हो सकता है, हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है यहाँ ऋण देने के लिए। अब यहाँ मान लीजिए साहूकार ने ऋण दिया तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज रखवाएगा कि बाबू अगर जमा नहीं कर पाओगे तो ये चीज मैं छीन लूंगा। व्यापारी हो गया, मालिक हो गया, ये लोग भी यही करेंगे, और रिश्तेदार भी लगभग लगभग जो है यही करेंगे, है ना। अगर नहीं दोगे तो ये ताने मार मार के आपको मार डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्त, दोस्त में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दे देता है जल्दी, बेचारा मांगता नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है ना। तो दोस्त जो है अच्छा होता है, दोस्त क्या होता है, अच्छा होता है। और हमेशा आपके पास अच्छे अच्छे दोस्त जरूर होने चाहिए, और उसमें से कुछ नालायक भी होने चाहिए, है ना। अच्छे भी दोस्त होने चाहिए, नालायक भी होने चाहिए।
समझ में आई बात। तो दोस्त जो है सबसे अच्छा होता है और दोस्त आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोस्त होना ही होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, है ना, अच्छा वाला दोस्त। ये हो गया। आगे देखो, ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं होती है। पीछे आपने औपचारिक में देखा था कि भैया आरबीआई थी, वो डांट लगा रही है, फटकार लगा रही है, नजर गड़ाए हुए है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। तो भैया यहाँ क्या होगा, ये मनमाने तरीके से भी ब्याज वसूल सकता है, जमीन वगैरह भी छीन सकता है, ये सारे के सारे लोग ये ताना दे देकर मार डालेगा और ये आपके हर मोड़ पर जो है खड़ा हुए मिलेगा। ये आपका दोस्त है ना। तो ये देख सकते हो, जिससे मनमाने तरीके से ऋण लिया व वसूला जा सकता है। आप जितना कहोगे लगभग लगभग उतना ऋण मिल जाएगा, लेकिन आपको ब्याज वगैरह कभी कभी ज्यादा चुकाना पड़ता है, कभी कभी जो है आपके बहुत सारे घाटे भी हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपसे बहुत गलत तरीके से इस कर्ज को जो है वसूल किया जाता है, आपके घर वगैरह बिक जाते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है, बहुत सारे जो है केस यहाँ आपको दिख सकते हैं। और देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या है, औपचारिक लोन। औपचारिक लोन में क्या है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह हैं तो बैंकों से डायरेक्ट लोन ले लेते हैं और उनको आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर कोई किसान वगैरह हुआ, छोटा उद्योगपति हुआ, वो अगर चाहे कि मुझे औपचारिक तरीके से लोन मिल जाए तो उसे भैया लोन वगैरह नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। और फिर ऐसे दशा में क्या करना पड़ता है, उसे अनौपचारिक तरीके से लोन लेना पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखते होंगे बहुत सारे किसान, बहुत सारे यार दोस्त, बहुत सारे लोग जो है कर्जा वगैरह लेकर कभी कभी भाग जाते हैं, कभी कभी खुदकुशी कर लेते हैं, कभी कभी क्या से क्या हो जाता है। क्लियर। यानी कि जो छोटे उद्योगपति किसान वगैरह हैं उनको औपचारिक तरीके से लोन मिलना बेहद कठिन हो जाता है, बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्हें यह वाला रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां खतरों से भरी राहें हैं, खतरों से भरी मंजिल है। आसानी से समझो भाई, क्या जरूरत है रट्टा मारने की। अगर समझ लोगे तो अपने शब्दों में आप जो है पेपर में जाके लिख सकते हो, अपने शब्दों में चीजों को समझा सकते हो। भाई रटा रटाया ज्ञान कितनी देर काम आएगा। मान लीजिए भविष्य में आप शिक्षक ही लग गए तो क्या करोगे, रट के जाओगे, फला चीज ऐसा है, फला चीज वैसा है, रट के जाओगे नहीं ना बाबू। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगले व्यक्ति को जो है पूरा आश्वासन देना पड़ेगा कि बाबू हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है, नहीं तो पूछ लेगा। अब रटा रटा ज्ञान एक तरफ से रटे, पीछे से मान लीजिए पूछ लिया तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सरेंडर हो जाओगे कि ले बाबू मैंने तलवार रख दिया, आजा मार दे मुझे, है ना, आ बैल मुझे मार। तो ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कभी आप शिक्षक लग ही गए तो क्या करोगे, तो इसलिए चीजों को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग बिल्कुल इसी तरह से आसान तरीके से आराम आराम से चीजों को पढ़ते चलेंगे, बातचीत करते चलेंगे, ताकि आपको बोरियत फील ना हो। क्योंकि एक एक घंटे की क्लास है, आपको बोरियत फील हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मनोरंजन करते चलेंगे, होगा कोई भी। बहुत लोग कहते हैं ये शिक्षक हैं क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे भाई शिक्षक है, क्यों नहीं कर सकते। पता चला कभी कभी कोई गाना गा दिए तो कहते हैं शिक्षक है गाना गा रहे हैं, कभी डांस कर दिए शिक्षक है डांस कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, हम तो मन ही हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, शिक्षकों की मर्यादा में रहकर चीजों को करना चाहिए, है ना। ये हम हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन बीच बीच में मनोरंजन चलता रहना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो भैया यहाँ लिखा गया है निर्धनों। निर्धनों, कभी कभी निर्धनों में जिनके पास धन नहीं है, ये इसका गलत मतलब निकल जाता है, ये ट्रांसलेट वाला है। अब यहाँ मैंने लिख दिया गरीबों। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना, जिसके पास तमाम संसाधन वगैरह नहीं पहुंच पाए हैं, आर्थिक रूप से जो है कमजोर वगैरह है, तो ऐसे श्रेणी में गरीब निर्धन आ जाते हैं। निर्धन में डायरेक्ट आ गया जिसके पास धन नहीं है, लेकिन गरीबों में धन है लेकिन आर्थिक रूप से काफी कम है। इनके लिए क्या है भैया, स्वयं सहायता समूह। अब इसका नाम देखो, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, अपनी सहायता जो है स्वयं से करना।
और इसी के लिए जो है इन्हें कुछ ऋण वगैरह दिया जाता है और ये तमाम फील्ड में, तमाम क्षेत्रों में जो है अलग अलग तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, है ना, और लोगों को मोटिवेट करते हैं। खासकर इस स्वयं सहायता समूह से महिलाएं ज्यादा प्रेरित हैं, ज्यादा लाभान्वित हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? इसको आप सभी पढ़ लीजिए या पढ़ दूं? चलो देख देता हूं, 1 मिनट की चर्चा है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। यह जो स्वयं सहायता समूह है वह किस पर आधारित है? तो आपको कहना है बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी यानी कि 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और क्या करते हैं भैया? बचत करते हैं, है ना। कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य, और इनका क्या बना दिया जाता है? ग्रुप बना दिया जाता है, और ये क्या करते हैं? बचत वगैरह करते हैं। ये तो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला, ये एक बार जानिएगा। इसके आगे जो है एक बात और लिखी गई है, वो आपके लिए जरूरी हो जाएगा। आप इस स्वयं सहायता समूह में केवल इतना भी लिख देते हैं, केवल इतना भी लिख देते हैं या इतना ही समझ लेते हैं, इतना ही जान लेते हैं, तो आपका कल्याण है, आपका उद्धार हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। इससे न केवल महिलाएं, जो महिलाएं हैं वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो ही जाती हैं, उसके साथ साथ आप देखोगे समूह की जो नियमित बैठकें होती हैं उसमें, उसके जरिए लोगों को क्या मिल जाता है? एक मंच मिल जाता है। और जरूरत किसकी है? एक मंच की। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैंने एक मंच बना रखा है। अब मान लीजिए किसी और शिक्षक को मैं यहाँ बुलाता हूं तो उसको क्या मिल जाएगा? एक मंच मिल जाएगा, और इस मंच के जरिए वो अपना बेहतर दे सकता है। क्लियर? तो वही चीज यहाँ दिया जा रहा है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं, है ना, तमाम चीजों पर चर्चा कर पाती है, और अपनी आर्थिक शक्ति को तो मजबूत करती ही हैं। साथ साथ वह जो है, जैसे गांव वगैरह में होता है कि बेटा और बेटियों में थोड़ा भेदभाव किया जाता है, तो ये भेदभाव वगैरह भी जो है क्या होता है? मिट जाता है। मिटाने का एक प्रकार से प्रयास हो रहा है, और महिलाओं को यहाँ क्या किया जा रहा है? स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसमें ज्यादा कुछ और नहीं करना है आपको, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। इसमें अगर आप चाहो स्वयं सहायता समूह में चाहो तो पूरा लिखो, नहीं तो आप जो है केवल इतना भी लिख देते हो, इतना ही जान लेते हो, बहुत है। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी किताब ही उतार लेते हो, पूरी की पूरी किताब ही हाईलाइट कर दिए। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, सारी चीजें हमें नहीं जानना है, जानना है लेकिन सारी चीजों को नहीं जानना है। पीएचडी नहीं करना है, चीजों को अच्छे से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है, संक्षिप्त वे में पढ़ना है। इतनी बात क्लियर हुई? आइए आगे देखते हैं क्या है आगे। धन्यवाद का इशारा हाथ जोड़ दिया गया है। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही, 2 अध्याय और बचा हुआ है। अगर अध्याय में ज्यादा कुछ नहीं है तो दोनों अध्याय को एक साथ समाप्त किया जाएगा। अगर अध्याय में चीजें अच्छी होंगी, जानने लायक होंगी, पढ़ने लायक होंगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, तो सबको जो है अलग अलग कराया जाएगा, नहीं तो एक के साथ निपटा दिया जाएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे इसी तरह नए जोश जुनून उत्साह के साथ। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।